नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ये पॉलिटी की 5वीं क्लास होने जा रही है। ठीक है दोस्तों, संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक की आज हम बात करेंगे। और कुछ बात करेंगे हम जो भाषाई आधार पर राज्य बने थे, वो कब कब बने थे और वो किस आयोग के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो जो हमारी थी उसमें था भारत के जो संविधान है उसका स्रोत और भाग। उसमें हमने स्रोत के बारे में बात करी थी और उसके भाग के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे भाग 1 की, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, आगे एक मोटिवेशनल क्वेश्चन है आपके लिए कि कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप बार बार प्रयास करते रहते हैं तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। अगर आप बीच में रुक जाते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको कभी भी हार नहीं माननी है, यही आदत आपको एक दिन बड़ी जीत दिलाएगी। चलते हैं आगे की ओर। तो भाग 1, भारत और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। और भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इन हिंदी से संबंधित है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में राज्यों के संघ से संबंधित कानून और संघ की स्थापना से संबंधित कानून शामिल है। यह भारत के संघ के भीतर राज्यों की सीमाओं को बनाने, नाम बदलने के कानून से संबंधित। इसका एक ताज़ा उदाहरण जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के निर्माण में देखा जा सकता है, जिसमें भारत संघ के भीतर अपनी स्थिति को बदलना शामिल था। ठीक है दोस्तों, तो जब से वहाँ पर कश्मीर में 370 धारा हटी है, वहाँ पर एक कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। भाग 1 का अनुच्छेद 1। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है दोस्तों, भारतीय राज्यों का संघ नहीं बल्कि राज्यों का संघ होगा। पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य और क्षेत्र हैं। भारत के क्षेत्र शामिल हैं राज्य के प्रदेश, राज्य के केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा कोई भी क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, जैसे गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, दादर और नागर हवेली। ऐसे क्षेत्र भारत के आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल नंबर 1 है, उसमें ये सभी सम्मिलित हैं। चलते हैं अपने अगली आर्टिकल पर। अनुच्छेद 1 परिभाषित करता है देश का नाम भारत और भारत और राज्य व्यवस्था का प्रकार, जैसे कि राज्यों का संघ। भारतीय राज्य व्यवस्था को उन राज्यों के संघ के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि भारतीय संघ अमेरिका जैसे राज्यों के बीच एक तर्क का परिणाम नहीं है। इन राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार संघ अविनाशी है लेकिन राज्य विनाशकारी है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अमेरिका में उसके स्टेट्स, जो राज्य हैं, वो अमेरिका से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो राज्य होंगे वो भारत के ही अधीन होंगे, केंद्र के अधीन होंगे सभी राज्य। तो चलते हैं आगे की ओर। अनुच्छेद नंबर 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि बाहरी पुनर्समायोजन। यानी इसमें क्या है कि संसद को बाहरी समायोजन के माध्यम से किसी भी नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति प्रदान है। यानी कि हमारी जो संसद है, जिसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन संसद के 3 अंग होते हैं, उसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो अनुच्छेद 2 में क्या है कि बाहर से किसी भी राज्य को मिला सकते हैं, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 का ए, यह लेख विशेष रूप से 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम के संघ के साथ संबंधित था। 1975 में जब सिक्किम को मिलाया गया भारत में, तो ये 36वां संशोधन किया गया था संविधान में। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं आगे की ओर। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है आंतरिक और पुनर्समायोजन। यानी कि इसमें क्या होगा कि एक नया राज्य बनाया जाएगा, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना हो, एक राज्य के क्षेत्र को कम करे, किसी भी राज्य की सीमा बदले, किसी भी राज्य का नाम बदले। यानी कि इसमें क्या है, जो पुराने हमारे राज्य हैं, यानी कि जो भारत के पास मूल क्षेत्र है उसी में जो परिवर्तन किया जाएगा वो किया जाएगा अनुच्छेद 3 में। लेकिन कोई बाहर से राज्य मिलाना हो, किसी अन्य देश से, दूसरे देश से लिया गया हो, तो वो होगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। तो इसमें आगे चलते हैं। नए राज्य किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं? किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करना, संयुक्त राज्य या विभिन्न राज्यों के हिस्से, राज्य और राज्यों के कुछ हिस्सों के साथ क्षेत्रों को जोड़ना। ठीक है दोस्तों, तो जो भारत में स्थित है उसमें अगर राज्यों में कोई परिवर्तन होगा तो वो होगा अनुच्छेद 3 के हिसाब से। लेकिन किसी बाहरी देश की सीमाओं को मिलाना हो, बाहरी देश से कोई क्षेत्र लेना हो या बाहर देश को कोई क्षेत्र देना हो, वो होगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। तो चलते हैं आगे की ओर। तो जो अनुच्छेद 3 है उसकी स्थिति क्या है, वह किसकी अनुमति से होगा, कैसे होगा, उसकी पूरी विधि यहाँ पर है। तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। किसी भी राज्य का नाम बदलना हो या उसकी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, उसके लिए पहले स्वीकृति आवश्यक है राष्ट्रपति जी की। संबंधित राज्य विधायिका को एक निश्चित अवधि के भीतर इस तरह के प्रावधान के लिए मंजूरी देनी होगी। विधेयक संसद में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश के मामले में उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, सिवाय इसके कि केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल से किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर किसी भी राज्य का जो क्षेत्र में परिवर्तन करना है उसकी सीमाओं में, तो उस राज्य से भी अनुमति लेनी होगी। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है उनसे ऐसा कुछ नहीं प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, उनकी बिना आज्ञा के भी प्रावधान किया जा सकता है। चलते हैं आगे की ओर। लास्ट आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 4। इसमें क्या है, अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। यानी कि हमारे संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो वो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन माना जाता है। लेकिन जो आर्टिकल 2 और 3 है उसमें कोई भी संशोधन किया जाएगा तो वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। उन्हें सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से केवल एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी 2 और 3 में संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसे राज्यों की जो आज़ादी के बाद बने हैं। ठीक है दोस्तों, और वह कैसे बना है, किससे बना है, इसकी हम विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे। तो वर्ष, राज्य संघ जो राज्य बना है और उसका विवरण। तो सर्वप्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था, वो था आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना था। ठीक है दोस्तों, और मद्रास से बना पहला भाषाई राज्य था। 1954 में दमन द्वीप को बनाया गया। यह पुर्तगालियों से हमने प्राप्त किया था, जो कि 1498 में सर्वप्रथम जो वास्को डी गामा भारत आया था वह एक पुर्तगाली था। 1954 पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में फ्रांस से प्राप्त किया, यानी कि ये फ्रांस से प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आगे है 1954 में पुडुचेरी बना। यह एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में फ्रांस से प्राप्त किया गया। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने। बॉम्बे के विभाजन द्वारा इनको बनाया गया। 1961 में गोवा, दमन और दीव ये 3 राज्य बने, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1963 में नागालैंड बनाया गया, जो कि असम से काटकर बनाया गया था। 1966 में चंडीगढ़ में हरियाणा बनाया गया। शाह आयोग की सिफारिशों और अकाली दल की मांगों पर पंजाब से बनाया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थिति को देखते हुए बनाया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य की स्थिति को देखते हुए बनाया गया।
ये सभी पहले यूटीज थे। ठीक है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। आगे चलते हैं। 1975 में जनमत संग्रह द्वारा संविधान की अनुसूची 10 में अनुच्छेद 2A को जोड़कर इसे सहयोगी राज्य बना दिया गया। तो 1975 में सिक्किम एक सहयोगी राज्य के रूप में उभर कर आया। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भारत सरकार के साथ मिजो शांति समझौते के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश से एक राज्य परिवर्तित किए गए। ठीक है दोस्तों, जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश थे ये भी पहले यूनियन टेरिटरीज थे, तो इनको 1987 में एक राज्य बनाया गया। सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश से क्रमशः बनाए गए। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं आगे की ओर। आगे हम बात करेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ। तो प्रारंभ में वे भाषा के आधार पर राज्य के संगठन की मांग कर रहे थे। जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग को इसके अध्यक्ष SK धर के साथ नियुक्त किया गया। इसे धर आयोग के रूप में भी जाना जाता है, जिसने भाषाई पुनर्गठन पर प्रशासनिक सुविधा का सुझाव दिया। ठीक है दोस्तों, दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया के साथ JPB समिति का गठन किया गया, जिसने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को खारिज कर दिया। यानी कि इन धर आयोग और JPB समिति ने भाषाई आधार पर राज्य बनाने को साफ साफ मना कर दिया। तो चलते हैं आगे की ओर। अक्टूबर 1953 में 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद गांधीवादी कार्यकर्ता पोटी श्री रामुलु की मौत के कारण बढ़े हुए आंदोलन के कारण सरकार को मद्रास से आंध्र प्रदेश बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों 1953 में जो भूख हड़ताल चल रही थी, श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनका मौत हो गई, तो आंदोलन और उग्र हो गया। तो दिसंबर 1953 में फजल अली, KM पडिक्कर और HN कुंजरू के नेतृत्व में राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली जी थे। ठीक है दोस्तों, तो फजल अली आयोग ने राज्य के पुनर्गठन के दौरान 4 कारकों पर विचार करने की सिफारिश की, जिनमें शामिल है भारत की एकता और सुरक्षा, भाषाई और संस्कृति एकरूपता, आर्थिक, वित्त और प्रशासन के लिए विचार, राष्ट्र और लोगों का कल्याण। ठीक है दोस्तों, फजल अली आयोग ने ये चारों सिफारिशें दी। तो आगे चलते हैं। फिर 1956 में आया एक आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसे 1956 में बनाया गया, जिसके कारण 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। इन 14 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ साथ 6 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिनिकॉय, त्रिपुरा, अम्माडीबिल, मणिपुर आदि शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे की ओर। आगे बात करेंगे हम रियासतों का एकीकरण की आज़ादी के बाद रियासतों जो थी देशी रियासत, उनका एकीकरण किस प्रकार से भारत में किया गया। तो यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की मदद से शुरू किया गया था। रियासतों के पास पाकिस्तान में शामिल होने, भारत में शामिल होने या स्वतंत्र राज्यों के रूप में रहने के लिए 3 विकल्प थे। ठीक है दोस्तों, तो जो देशी रियासतें थी उन्हें 3 विकल्प दिए गए, या तो वे पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या भारत में शामिल हो जाए, या फिर स्वतंत्र राज्य बना ले। आज़ादी के समय लगभग 552 रियासतों का भारतीय सीमा में विलय हो गया, यानी कि जो 552 रियासतें थी वे स्वतः ही भारत में शामिल हो गई। 3 राज्यों ने उस समय भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। वो कौन कौन से थे? वे थे हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। इन राज्यों को भारत द्वारा विभिन्न माध्यमों से अधिग्रहित किया गया, जो यानी इन तीनों राज्यों को भी मिला लिया गया। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? हैदराबाद को मिलाया गया पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। जूनागढ़, जिसको जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया।
और कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर साइन करके कश्मीर को भारत में मिला लिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आज हमारा पहला भाग समाप्त हुआ। उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, 10 क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए, जिससे कि आपको पता चले कि उससे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत एक है, यानी भारत क्या है? नंबर 1, राज्यों का संघ है, संघ राज्य है, प्रांतों का संघ है, या एक इकाई राज्य है? तो दोस्तों मैंने पहले बताया कि भारत एक राज्यों का संघ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में घोषणा की गई कि भारतीय राज्यों का संघ है? तो दोस्तों ये किस अनुच्छेद में क्या गया? ये कहा गया अनुच्छेद 1 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? महासंघ के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में, राज्य मंडल के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये करता है राज्यों का संघ के रूप में, कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ 1953 में। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश ही था। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल उनकी लैंग्वेज चेंज होती है। ठीक है दोस्तों। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? नंबर 1, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, या लोकसभा? तो दोस्तों ये अधिकार सिर्फ लोकसभा को दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी राज्य के नाम को परिवर्तन करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है संसद को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों ये भी संसद को ही है। निम्न में से कौन सी राज्य के सीमा को बढ़ा और घटा सकता है? ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो ये कौन कर सकता है? ये कर सकता है संसद। किसी भी राज्य की सीमा को घटा या बढ़ा सकता है। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत के विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों जो रियासत थी, देशी रियासत, वे भारत में शामिल हुई, उसके पीछे किसका हाथ था, यानी कि कौन उसके लिए उत्तरदायी था? तो वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने भारत को एकीकरण करने में बहुत ही अपना योगदान दिया, इसीलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और अहमदाबाद में एक इनकी स्टैचू भी बनी हुई है, एकता के प्रतीक हैं ये। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 7 वर्गों में, या 9 वर्गों में? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 4 वर्गों में। और वे 4 वर्ग कौन कौन से थे, ये आपको कमेंट कर हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप यूट्यूब पर भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं स्टडी पॉइंट धामपुर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर बताएं कि आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आपको मैंने क्वेश्चन भी बता दिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।